नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे संवेदनशील विषय पर बात करने आ रहे हैं जिसमें बच्चों की जान को खतरा है। दरअसल बड़ों की जान जोखिम में होती है तो उनके बचाने के कई उपाय हैं, लेकिन बच्चे ना तो कह पाते ना सुन पाते हैं। इसलिए आज हम उन पर बात करें, क्योंकि खांसी की जो दवा होती है कफ सिरप, उसके खतरनाक होने की खबरें हैं। पहले खबर आई थी गाम्बिया देश में भारत के कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तब देश में सनसनी फैल गई थी और दवा जगत में इसकी चर्चा हो रही थी, क्या भारत की दवाएं जानलेवा हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो ये कि भारत में जिन दवाओं के सैंपलों की जांच हुई है उसमें से 45 सैंपल फेल हो गए। और आपको बता दें कि 5 बच्चों की मौत की खबर है। और इसमें ये भी सबसे खास बात है कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल्स जो है वो इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि असफल हुआ है, बेकार साबित हुआ है। और ये भी कह सकते हैं कि जो दवा बनती है ना तो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक हो रहा है, ना क्वांटिटी चेक हो रही है और ना उसकी कीमतों पर किसी का नियंत्रण है। तो कह सकते हैं कि भारत के दवा बाजार में अराजकता है। जिसकी मर्जी जो आ रहा है वो कर रहा है, कोई किसी की ना कहने वाला, ना सुनने वाला, ना कोई देखने वाला है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस पूरी चर्चा में एक लाइन जरूर जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दवाओं के मामले में बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने जो दिल के मरीज हैं उनकी दवाएं सस्ती की, जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनकी दवाओं में राहत दी, लेकिन दवाओं के निर्माण में, दवाओं की बिक्री में, उनके कीमत में कोई नियंत्रण नहीं है। और कफ सिरप जहरीला है। इस बात से ये बात साबित होती है कि भारत का दवा बाजार, भारत के दवा निर्माता एक तरह से अराजकता की स्थिति में है, स्वेच्छाचारिता की स्थिति में, मन मर्जी कर रहे हैं और बच्चों की जान खतरे में है। तो ये जो जानलेवा दवा है इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे, स्काइप पर मौजूद रहेंगे वरिष्ठ और मशहूर डॉक्टर भुवनेश गर्ग, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी स्काइप पर रहेंगे और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश दवा एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इस पूरे मामले में कि क्या दवा कंपनियों को लेकर कोई सरकार की नीति बनने वाली है। हम अपने विशेषज्ञों से इस पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या दवाओं के मामले में कोई क्वालिटी कंट्रोल है, और ख़ासतौर से जो दवा लिखते हैं डॉक्टर, उसके पीछे भी कोई ख़ास बात है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह का बड़ा मायाजाल है कि जो दवा कंपनियां हैं वो दवा कंपनियां भी अपने जो उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके जरिए डॉक्टरों को एक तरह से प्रभावित करते हैं। और उस पर इस बात का भी प्रेशर होता है कि डॉक्टर वही दवा लिखे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? देवदत्त जी, ये जो पूरी चर्चा है इसलिए भी संगीन है क्योंकि भारत में भी कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत की खबर भी आई है। और इसके पहले हम ये भी बता दें कि कफ सिरप वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो नशा करते हैं, और वो एक तरह से नशे की श्रेणी में भी आता है। हमारे साथ अगर संपर्क हो गया है तो डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आपसे सीधा सवाल मेरा कि ये जो सारा माजरा है, दवा कंपनियां किसी के नियंत्रण में है या नहीं, क्योंकि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल जो है वो इस पूरे मामले में नाकाफी साबित हुआ है। आपकी राय, दवा की क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसके साथ साथ उनकी मार्केट रेट जो होता है जिसको एमआरपी कहते हैं, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है, अराजकता की स्थिति है। ये जो दवाएं हैं वो कितनी जानलेवा है और कितना खतरनाक आगे हो सकती है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, दवाइयों पर किसका कंट्रोल है ये आपने पूछा, तो मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ कि दवाइयों पे तो दवा कंपनियों का खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। ना उनका जमीर गवारा करता है, ना उनके पास किसी तरह का कोई पैमाना है कि वो जनहित में प्राणी मात्र के लाभार्थ कोई ऐसी व्यवस्था को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिससे कि उनका प्रोडक्ट विश्व स्तर पे जांचा, परखा और उपयोग किया जा सके।
यहाँ दुर्भाग्य यह है कि चूंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन 150 करोड़ जनता के देश में है कि हर पग पग पर उसको सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हुए, एक फैक्ट्री स्थापित करने से, एक लाइसेंस लेने से लेकर, रॉ मटेरियल जुटाने से लेकर, फिर उस ड्रग को मार्केट में आखिरी व्यक्ति तक यानी कि मरीज तक पहुंचाने तक कितनी व्यवस्थाओं में उसको लगातार पैसा बांटना पड़ता है, कैश और काइंड में, ये आज सबसे छुपा हुआ नहीं है। यहाँ दुर्भाग्य ये है कि मैं आपको 2012 में लेके चलता हूँ, कश्मीर में 200 बच्चों की डेथ हुई थी एक स्पूरियस, मतलब जिसको हम दोयम दर्जे की एंटीबायोटिक या दवा का नाम दें तो उससे, लेकिन आपने उसके बारे में शायद ज़्यादा सुना नहीं होगा। हम लगातार देखते आते हैं कि करीब करीब 25% दवाइयाँ मेरे देश में गलत दवाइयों के कैटेगरी में रखी जाती हैं और उनके ऊपर लगातार पाबंदी की बात होती है। तो बात करूं मैं अगर 2016 की, तो 2016 में हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल सिस्टम ने, जो इनके ऊपर यदा कदा कभी कभार कार्रवाई की बात करता है, उसने 344 बेंड ड्रग्स की लिस्ट निकाली थी जी। क्या हुआ उसके बाद? 2 साल बाद दिल्ली के 130 सेंटर्स में जाकर उन्होंने जो दवा बेच रहे थे उनके ऊपर जब छापेमारी की तो उसमें से 83 सेंटर्स में ये दवाइयां पाई गई, बेंड ड्रग्स पाई गई जी। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मेरा सवाल यहाँ पर आपने जो पूछा उसके प्रत्युत्तर में मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आखिर ऐसी व्यवस्था जो पग पग पे भ्रष्टाचार से जुड़ी है, जो पग पग पे लापरवाही से जुड़ी है और जिसके ऊपर सजा का या किसी तरह की कोई सख्ती का प्रावधान नहीं है। देखिए, हमारे देश में सिर्फ हैदराबाद में एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी है जो दवाइयों की जांच करती है जी। उसके पास कितना सारा काम है। मैं आप दवाइयां छोड़ दीजिए, मैं तो आपको खाने पीने की चीजों को लेके ऊपर चलता हूं कि एक एडल्ट्रेटेड फूड सैंपल पकड़ाया जाता है और उसकी रिपोर्ट कितने सालों बाद आती है, तब तक क्या होता है? तो दुर्भाग्य ये है कि हमारा देश पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा दवाइयां सप्लाई करता है, हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है चीजों को कर पाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो आलीशान बंद कमरों में, ऐसी कमरों में बैठकर होती हैं और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे क्या आया, मुझे कितना मिला। और आप देख लीजिए उठाकर कि हमारे मध्य प्रदेश शहर में ही बहुत बड़े लेवल पर फर्जी ड्रग्स को लेकर या नकली ड्रग्स को लेकर या ड्रग जो हमारा स्वास्थ्य बजट है उसके घोटाले को लेकर कितनी सारी कार्रवाई हुई थी, कितने सारे करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहीं कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, ये पूरे कुएं में भांग घुली हम ऐसा मान लेते हैं और ये सच भी है, लेकिन अभी जो सबसे ताजा मुद्दा है वो इस पर फोकस हो रहा है कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी है। कफ सिरप जो बन रहे हैं वो गाम्बिया की हम बात करें, पिछले दिनों खबर आई थी कि 66 बच्चों की वहां भारतीय कफ सिरप से मौत हो गई थी, वो जहरीले पाए गए थे। उसमें बताया गया था कि बच्चों को वो स्वादिष्ट लगे, इसके चक्कर में उनको दवाओं का जो भी मिश्रण था वो जानलेवा हो गया। अब भारत की हम बात करें तो सैंपल जो थे भारत में भी 45 सैंपल जो लिए गए थे वो के सब बेकार हैं, वो फेल हो गए हैं। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 13, जिन दवाइयों में सैंपल फेल हुए उसमें पैरासीटामॉल वो गोली भी शामिल है जिसको लोग हर कोई खाता है बुखार में, दर्द में। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सेंट्रल ड्रग की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसने ग्लेनमार्क जो कंपनी है उसकी दवाओं को भी गड़बड़ बताया है और उसके भी पैरामीटर्स जहरीले बताए गए हैं। तो दवाओं के तो बहुत सारे नाम हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन एक बात जरूर पूछेंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम दवा बाजार में दवा निर्माताओं के बीच में एक नियंत्रण होगा। अभी स्वेच्छाचारिता है, मन मर्जी है, जो यूनिट है जो दवा कंपनियों को नियंत्रित करती है वो उनके हिसाब से खेलती है। उस पर हम पूछेंगे, आपसे लौटेंगे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। हम किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बच्चों की जान जाएगी, मरीज की जान जोखिम में जाएगी तो फिर सवाल खड़े होंगे और देश उस पर चर्चा भी करेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्ती जी, ये सारा मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ वही दवाएं मिलती हैं जो उनके डॉक्टर पल पल पर लिखते हैं। हर 5 मिनट बाद भर्ती मरीज को एक पर्ची पकड़ा दी जाती है और वो दवा सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर में मिलती है जो अस्पताल के भीतर चलते हैं। बाजार में वो दवाएं नहीं मिलती है। वहाँ से उनकी मनमानी कीमत
और घटिया दवाओं की शिकायतें शुरू होती है। कफ सिरप तो सिर्फ एक इसकी हांडी का चावल है जो पूरी दुनिया में देश को बदनाम कर रहा है। आपकी राय? अस्पतालों के मेडिकल स्टोर से लेकर दवा कंपनियों की मनमानी दवा, मनमाना उसका जो भी उसके क्या कहते हैं फॉर्मूले होते हैं, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम कहें कि पहले तो कहते दवा दर्द बनी, लेकिन अब तो ये दर्दनाक और भयानक होती जा रही है कि हम जिस भरोसे के साथ दवा खाते हैं जी, वो कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है। पहले तो निर्माता जो होता है वो खाद और वो सब निरीक्षकों को पैसे देकर अपनी दवाई वो करता है। फिर एमआर जो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टरों से मिलकर अपनी दवाई लिखवाते हैं और ये पूरा रैकेट जो चलता है उसका खामियाजा अबोध और आम आदमी को भुगतना पड़ता है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो इन सब चीज़ों की खिलाफत करते हैं। जैसे डॉक्टर गर्ग जो आपने आज यहाँ अपने साथ बिठा ले, इनका बहुत अनुभव। मैं तो कहूँगा देवदत्त जी की डॉक्टर गर्ग तो अपनी शायद बिरादरी में बदनाम है इस बात के लिए कि वो कड़वा सच बोल देते हैं। वो मीठी मीठी बात नहीं करते। जैसे कफ सिरप को मीठा करने के लिए जहर मिलाया जाता है, वैसे डॉक्टर गर्ग इस बात पर मुझे लगता है कि एहतियात बरतते हैं सच बोलने के लिए, मरीजों के हित के लिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पैरासीटामॉल जैसी दवा भी अपने जांच परखने में असफल पाई गई है, घटिया पाई गई है, और बहुत सी जेंटामाइसिन दवाई इंजेक्शन है वो घटिया पाए गए हैं। कफ सिरप की बात तो हम कर रहे हैं गाम्बिया से लेकर भारत में। अभी जो खबर है वो ये कि भारत में भी 33 बच्चों की डेथ हुई है। 5 का फिगर था हमारे पास, लेकिन ये संख्या 33 तक पहुंच गई है। इस पर हो रही है बात की जो एजेंसी है वो क्या कर रही है। मोदी जी की सरकार में इस पूरे फ्रंट को क्या खुला छोड़ रखा है। सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस सेक्टर में भी सख्ती बरती जाएगी और इस पर नियंत्रण होगा, जबकि यहाँ मनमानी चल रही है। देवदत्ती जी, मुख्य सवाल ये भी है। बिल्कुल, आपने सही ध्यान आकृष्ट किया। और ये तो आप जो संख्या बता रहे हैं ये तो जो चर्चा में आ गए या पता चल, लेकिन दूरस्थ गांव में कैसे बच्चे खत्म हो जाते हैं। हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल अच्छा खासा लेके गए थे, वहां पता नहीं दवाई क्या दी और थोड़ी देर बाद हम अपना बच्चे की बॉडी लेकर बाहर निकलते हैं। और गांव में जो घूमते हैं झोला छाप डॉक्टर, वो यही सब दवाइयाँ थैले में लिए रहते हैं जी, क्योंकि उनको उसका कमीशन मिलता है और वो वहीं देते हैं कि ये दवाई लो, आप कहाँ लेने जाओगे, ये लो। तो ऐसा बहुत घोरक धंधा चल रहा है। बस इसमें बात जो आप इसको करें डॉक्टर साहब भी है कि कितने विश्वास के साथ लोग दवा लेते हैं कि इससे हम ठीक होंगे। वो नहीं समझ पाता अबोध आदमी कि हम जहर खरीद रहे हैं, पैसा देके मौत खरीद रहे हैं, और किस विश्वास के साथ आदमी जाता है और कैसा निराश होकर आता है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र जैन, मध्य प्रदेश केमिस्ट और ड्रग की जो फेडरेशन उसके महासचिव हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दरअसल ये चर्चा इसलिए भी हो रही क्योंकि कफ सिरप को लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट है और भारत में भी जो भारत की दवाएं खांसी को लेकर पूरी दुनिया में जा रही थी उस पर सवाल खड़े हुए हैं। 66 बच्चे पिछले दिनों गाम्बिया देश में उनकी मौत हो गई थी और 33 बच्चे भारत में अभी मरे, ये खबर आई है। इस पर सवाल है कि जो कफ सिरप है उसको लेकर WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आप चूंकि इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, आपकी राय कि ये कितना खतरनाक है? नहीं, हाँ, ये न्यूज देखने में आई थी अभी, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जरूरत है कि शासन को जो अपना ड्रग कंट्रोल ऑर्डर है, ड्रग अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसे अपनी पॉलिसियों में काफी कठोर सख्त कदम उठाने होंगे। और जरूरी होगा कि जो मैन्युफैक्चर है उन पर एक नई पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बनाकर इनकी जांच में और पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि इससे भारत की सादगिरी है। अफ्रीका देश में 6 बच्चे की मृत्यु हुई है, उससे देश की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो हेल्थ सेक्टर है, जो इसकी विश्वसनीयता है बस में, उस पर काफी बड़ा धब्बा लगा है। इस चीज से हमें अपना पॉलिसी जो है, ड्रग ऑर्डर पॉलिसी जो है, उसे और स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। और चूंकि देश की जो क्या दवा बाजार में कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शन आए हैं कि किस तरह की दवाओं को आप ना बेचें? क्योंकि जो हमारे पास जानकारी कफ सिरप में डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथेनॉल ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए बच्चों की जान चली गई। WHO ने भारत के 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ये सबसे खास बात है। हरियाणा, हिमाचल में
इस तरह की दवाओं का उत्पादन हो रहा था, वो बन रही थी। तो दवा बाजार में कोई इस तरह को लेकर अलर्ट है क्या? नहीं, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जल्दी ही सभी प्रदेशों में आएगा। और जो इसका पर्टिकुलर बैच को लेके, उस मॉलिक्यूल के लेके जो फार्मुलेशन में अधिकता पाई गई है, उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और सेंट्रल से जो नोटिफिकेशन आया है, उस सारे स्टेट कंट्रोल्स को फॉलो करेंगे और कहीं पर भी उसकी उपलब्धता होगी उसे रिकॉल करने का ऑर्डर जल्दी जारी हो चुका है उसका। बिल्कुल। एक चीज और थी वीरेंद्र जी इसमें, कि जो 3 फेज की जो जानकारी मिली वो ये कि पहले चरण में बच्चे माइनर कोमा में चले गए, उसके बाद दूसरे चरण में उनका ब्लड प्रेशर गड़बड़ हुआ और यूरिन पर उनका सीधा असर आया, और तीसरे चरण में जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे उनको पैरालिसिस हुआ और वो डीप कोमा में चले गए, इसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये 3 चरण हैं जो इस कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद मरीजों पर दुष्प्रभाव छोड़ा था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गर्ग, WHO ने अलर्ट जारी किया है, भारत में भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन सवाल वही है कि आप किसी एक बैच की दवा को रोक सकते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो उसके फार्मूले हैं, उनके लिए कोई निगरानी समिति है, कोई उसकी कड़ाई से जांच कर रहा? कागज पर हो सकता है कि होगी, लेकिन देखने में ये आ रहा है व्यावहारिकता में कि कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है। सारी कंपनियां अपने हिसाब से चीजें बना रही है, चाहे उसमें ग्लेनमार्क की बात करें या दूसरी कंपनियों की बात करें। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, निर्माण लागत एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो विकसित देशों में, यूरोपियन देशों में, जहां बहुत सख्ती है और जहां बहुत कदम कदम पे हैवी पेनाल्टीज का प्रावधान है, वहां पर इस तरह का प्रोडक्शन संभव नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड के पहले से ही हमारे देश ने बहुत तरक्की इस मामले में चालू की थी कि हम लगभग 90% दुनिया को, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, भारत में बने हुए मेडिकल प्रोडक्ट सप्लाई करने में अव्वल नंबर पर चल रहे थे। और कोविड में जिस तरह से भारत ने ट्रीटमेंट को लेकर एक सिस्टम दुनिया को दिखाया, मैं समझता हूं कि बच्चों की मौत हुई है वो अपनी जगह पर है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसमें सख्ती से कदम उठाएगी, उठा भी लिए होंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसको भारत की व्यवस्थाओं को, भारत के OTC प्रोडक्ट्स को, भारत के उन प्रोडक्ट्स को जो दुनिया भर में जाते हैं, कहीं ये उसको सबोटाज करने का तो कोई किसी तरह का काम नहीं हो रहा। हमको इसके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी दिग्दर्शिका रखनी होगी, सरकार को रखनी होगी, ताकि इसको कोई सबोटाज ना हो। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं इसको और आगे लेके आता हूं कि अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं एक उदाहरण लेता हूं कि जलने वाले मरीजों में सिल्वर सल्फर डाइजिन नाम की दवा का लेप लगाया जाता है। मैंने आपको वो स्लाइड्स भेजी भी हैं, अगर आप दर्शकों को, दुनिया को दिखा सकें। तो मैं वो दवा, वो लगाने की दवा है, खाने की भी दवा नहीं है किसी तरह से, सिर्फ पट्टी करने की दवा है वो। और वो दवा पूरे यूरोप में बैंड है। क्यों बैंड है? क्योंकि उस दवा की वजह से जले हुए परिणाम बहुत बेकार हो जाते हैं, जख्म भरने में दिक्कत आती है, जख्म खराब होने लगते हैं और मरीज जिंदगी भर सफर करते हैं अगर बच जाए तो। आप मानेंगे कि 67 ब्रांड्स मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उस दवा के, और अनरजिस्टर्ड की संख्या तो सैकड़ों में है जी। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब डॉक्टर लिख रहे हों, डॉक्टर उसको लगवा रहे हों, डॉक्टर उसका काम कर रहे हों। आम जनता, गरीब जनता क्या समझेगी? यहाँ सख्ती कैसे होगी? मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। बच्चों में निमोसिलाइड नाम की दवा को पूरी यूरोप में, पूरी दुनिया में बैन किया हुआ है, पर मेरे देश में धड़ल्ले से बच्चों को पिलाई जाती है, जबकि उससे मालूम है कि बहुत ज्यादा लिवर फेल होता है उससे। तो हम कहाँ सख्ती कर सकते हैं? यहाँ पर खाली सरकार के अकेले बस का काम नहीं है, चौतरफा इसमें सबको आगे बढ़ के आना होगा, डॉक्टरों को आगे बढ़ के आना होगा। हम पढ़े लिखे डॉक्टरों को छोड़ दें, गांव-गांव में तो इतनी ज्यादा स्पूरियस ड्रग्स को लेकर, नकली ड्रग्स को लेकर, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को लेकर इतना काम है। एंटीबायोटिक मिसयूज, एंटीबायोटिक ओवरयूज कितना ज्यादा हो रहा है, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये लगाम डॉक्टरों की संस्थाओं के जरिए आएगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि डॉक्टरों की संस्थाओं को किसी भी नीति नियंत्रक कमेटी मीटिंग में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है और उनको वो करना सुनना पड़ता है जो उनको उनके बाबू कहते हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, डॉक्टर साहब ने बहुत चीजों को विस्तार से बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि 33 बच्चों की भारत में मौत हुई है। 5 बच्चे PGIM जो चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है, PGIMR, उसमें 5 बच्चों की मौत के बाद भारत में सतर्कता बरती गई और उस बैच की सारी दवाओं को वापस लेने के लिए भी बात की गई है। आपकी राय की, क्योंकि इसमें ऑफ्लॉक्सिन का भी नाम आ रहा है,
इस पूरी दवा की बात कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक की जो डॉक्टर बात कर रहे हैं गर्ग साहब की धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, वो एंटीबायोटिक भी सही पैरामीटर्स की नहीं है, वो भी घटिया किस्म की होती है, जिनका झोला छाप डॉक्टर गांव में इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनके फायदे भी होते होंगे मरीज को, लेकिन मौत जो होती है वो गुमनामी में चली जाती है। पता नहीं चल पाता कितने गांव में लोग मर गए इन दवाओं की वजह से। ये तो चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में चूंकि ये घटना हुई और इस वजह से गांबिया की बात को कोरिलेट किया गया और उसके बाद देश में हड़कंप मचा। आपकी राय, फिर मैं पहुंचूंगा अंतिम टिप्पणी के लिए वीरेंद्र जी के पास। राघवन जी, सबसे गंभीर बात यह है कि जब घटना हो जाती तब फिर नोटिस जारी होंगे, जांच होंगे, कार्रवाई होगी, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन अपना जो पूरा तंत्र है वो इस बात के लिए भी है कि कोई दवा यदि बाजार में जाती है तो उसके पहले उसके टेस्टिंग पैरामीटर जो होते हैं वो पूरे किए कि नहीं। अब जिन परिवार उजड़ गए, जिनके नौनिहाल चले गए, आप क्या इनको मौत के फांसी पे चढ़ा दो तो भी क्या उनके घर में खुशहाली आ सकती है क्या? तो यदि ये पहले जो तंत्र है पूरा, यदि वो पहले काम करे और ऐसी दवाई मार्केट में आई ना तो इस तरह की घटना ना हो। लेकिन जैसा होता है, हमेशा यही होता है कि वो नोटिस जारी करेंगे, जांच कमेटी बिठाएंगे और फिर वो लीपापोती चलती रहती है। अन्यथा इतना कैसे साहस हो सकता है कि अबोध बच्चों पर ऐसी गंभीर दवाएं हैं जिनके कारण मौत हो रही है, वो धड़ल्ले से बिक रही हैं, देश में भी बिक रही, देश में भी बच्चे मर रहे हैं, विदेश में भी जाके वो निर्यात भी हो रही हैं, तब भी कोई खबर नहीं ले रहा और वहाँ विदेशों में भारत की बदनामी हो रही है। मुझे लगता है कि हम सही चीज भेजेंगे तब भी लोग वहां शक करेंगे। ये पूरा तंत्र है। इस पे एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है भारतीय दवा बाजार के खिलाफ कि दुनिया में भारतीय दवाओं की बिक्री को बंद किया जाए, बदनामी हो सकती है। लेकिन अगर तथ्यों की बात करें तो भारत में भी 33 बच्चों की मौत हुई, इसलिए उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और उस षड्यंत्र को समझने की भी जरूरत है। और जो कंपनियां दवाएं बना रही है उन पर भी कठोरता के साथ निगरानी की जरूरत है। वीरेंद्र जी, पैरासीटामोल जैसी दवा भी इस पूरे दायरे में आ गई है, उसका भी सैंपल फेल हो गया है। खांसी की बात तो अपनी जगह है, एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी अगर इस दौर में घटिया मानी जाएंगी तो जिनका बहुतायत इस्तेमाल होता है, आपकी राय क्या है? इनके भी बैच को रोकने की बात हुई है, कोई आपको नोटिफिकेशन मिला है वीरेंद्र जी? नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने अभी एनटीपीए के न्यूज के माध्यम से देखा, जो डेली अपडेट होता है वहाँ पर, उसको कुछ रिकॉल के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरा मैं अभी चूंकि स्टडी नहीं किया उसमें, मैंने रीड नहीं किया है इसलिए बता नहीं पाऊंगा। लेकिन सारे सिस्टम पे एक क्वेश्चन तो लगा है आपका, जो अभी तक मॉनिटरिंग कमेटी थी इनकी, और मॉनिटरिंग कमेटी का कहीं चीजें चूक हुई है। ठीक, मैं डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी बोल रहे हैं सिस्टम पर सवाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन ये मुद्दे की बात है कि जो कंपनियां दवा बना रही है उन पर क्या निगरानी है? अगर एजेंसियां उस पर निगरानी नहीं कर रही तो इस तरह की घटनाएं और भी होंगी। उनकी दवाओं के पैरामीटर्स की, उनकी दवाओं की कीमत की और क्वांटिटी की, क्वालिटी, क्वांटिटी और कीमत, अगर इस पर बात नहीं होगी तो ये घटनाएं और भी होंगी। आगे हमको बड़ी घटनाओं के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी। राघवन जी, कीमत और उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, इसको लेकर तो सैकड़ों सवाल हैं और मैं पूरी तरह से तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई सिस्टम है। क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ भारत देश में सबसे बड़ा भ्रष्ट तंत्र का सिस्टम है और वो हर लेवल पर कायम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आप भोपाल के किसी एक अस्पताल में कोई एक इंजेक्शन पाएंगे जिसकी कीमत 8-8, 10-10 हजार रुपये होगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके अंदर सिर्फ डिस्टिल वाटर होगा, जिससे कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन ये इंजेक्शन धड़ल्ले से सिर्फ उसी अस्पताल में मिलेंगे, वहीं पर सप्लाई होंगे, वहीं पर काम होंगे। ये दवा कंपनियां बिल्कुल और माफिया जो है, ये नेक्सस बहुत तगड़े लेवल पर खेलता है। अभी हम लगातार देखते हैं कि कहीं किसी अस्पताल में वहीं के मेडिकल स्टोर से आपको वहीं से वही मेडिसिन खरीदना है और उसी रेट पे खरीदना है जो मिलेगी, और बाहर वो बहुत सस्ती होती हैं। 10% की लागत। डॉक्टर साहब, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। दवा कंपनियां घटिया निर्माण कर रही है, अस्पतालों में पानी की जगह इंजेक्शन में पानी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, मरीजों की जान जोखिम में है। तो सब कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर सतर्कता की जरूरत है और सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। आपने चर्चा में भाग लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर गर्ग, देवदत्त दुबे जी, वीरेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड मिले हैं वो जानलेवा है, खांसी की दवाएं जान ले रही है और इस पर पूरे देश में सतर्कता है। लोगों से भी आग्रह है कि अगर वो खांसी की दवा लेते हैं तो पहले उसको देख लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। जानलेवा दवा से बचें, क्योंकि ये दवा के साथ जहर भी है। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।